Hello everyone, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul, and today our topic is competent host and vectorless gene transfer. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के जो वीडियो सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है कॉम्पिटेंट होस्ट। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। तो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत टेक्निक के साथ उसे इंसर्ट करना होता है होस्ट सेल में। और होस्ट सेल भी कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट इस वर्ड का मीनिंग है सक्षम, एबल, है ना। दे आर एबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है वो उस कॉम्पिटेंट होस्ट में जब ट्रांसफ़र किया जाए या इंसर्ट किया जाए तो वो सर्वाइव ना कर पाए या वो मल्टीप्लाई ना कर पाए, वो डिजनरेट हो जाए, है ना, ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं, वो मल्टीप्लाई कर सके, सर्वाइव कर सके, है ना, आगे वो मल्टीप्लिकेशन कर सके। ये सब एबिलिटी, ये सब क्षमता जो है उस होस्ट में होना चाहिए, उस होस्ट सेल में होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंट होस्ट। तो उस कॉम्पिटेंट होस्ट में हम जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें कि हमारा डिज़ायर्ड जीन है, हमारा डिज़ायर्ड जीन है, हम जो चाहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक वाला जीन चाहते हैं वो डिज़ायर्ड जीन उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में है। अब उसको हमको क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। किस में करना है? होस्ट सेल में करना है। तो एज अ कॉम्पिटेंट होस्ट जो है हम कौन कौन सी सेल यूज़ करते हैं और कौन कौन सी सेल्स को प्रिफ़र करते हैं, ये सब, है ना, और किस टेक्निक से उसे इंसर्ट करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट होस्ट में इंसर्ट करते हैं, वो सब टेक्निक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए कॉम्पिटेंट होस्ट जिन सेल्स को यूज़ किया जाता है बेसिकली वो या तो क्या होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी या तो यूकैरियोटिक सेल होगी। ऑब्वियसली फर्स्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक और सेकंड जो है वो यूकैरियोटिक, है ना। हम एज अ कॉम्पिटेंट होस्ट जो भी सेल सिलेक्ट करेंगे वो या तो प्रोकैरियोटिक होगी या तो यूकैरियोटिक होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स में से जिस सेल को कॉम्पिटेंट होस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, प्रिफर किया जाता है, वो है ई कोलाई सेल, इस्चेरिशिया कोलाई सेल। इट इज़ अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसी का यूज़ जो है वो कॉम्पिटेंट होस्ट के रूप में किया जाता है, बिकॉज जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उस कॉम्पिटेंट होस्ट में मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है। तो ही तो हम डिज़ायर्ड जीन की जो क्वांटिटी है जो बढ़ा पाएंगे, है ना, जो हम चाहते हैं वो मिल पाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में ई कोलाई सेल को यूज़ किया जाता है। देन यूकैरियोट्स में किसे यूज़ किया जाता है? यूकैरियोट्स में या तो वो प्लांट सेल हो सकती है या एनिमल सेल हो सकती है या फंगल सेल होती है ना। फंगल सेल में बेसिकली जो सबसे सुटेबल है वो होती है यीस्ट सेल। कौन सी सेल होती है? यीस्ट। यीस्ट को ही जो है वो एज अ कॉम्पिटेंट होस्ट क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। अब स्वाभाविक है प्लांट सेल यूज़ करेंगे, एनिमल सेल यूज़ करेंगे या फंगल सेल यूज़ करेंगे, तो प्लांट सेल और फंगल सेल में क्या होती है? प्लांट सेल में और फंगल सेल में सबसे आउटर जो सरफेस होती है या लेयर या मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। यू नो वेरी वेल कि उनमें जो सबसे आउटर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो स्वाभाविक है जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराना है या ट्रांसफ़र कराना है कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लांट सेल या फंगल सेल है उसकी हमें सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल जब हमें वो सेल मिलेगी तभी हम उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करा पाएंगे? इंसर्ट करा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर क्या है? वी रिक्वायर्ड सेल विदाउट सेल वॉल। हमें सेल वॉल के बिना सेल की आवश्यकता है ना। मतलब प्रोटोप्लास्ट, बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत है? प्रोटोप्लास्ट की ज़रूरत है इसके लिए, सेल के लिए, ठीक है। अब सेकंड जब हमारे पास आ गई तो अब सेल
वॉल तो हट गई लेकिन अभी भी सेल मेम्ब्रेन है, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो है। एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, इसलिए मैंने एनिमल सेल का नाम नहीं लिया। एनिमल सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बेसिकली अब यदि हमें सेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए बेसिकली क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब नेगेटिवली जो चार्ज होते हैं, है ना, तो आपको ये भी पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का अगर बेसिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें क्या कंटेंट होते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्या कंटेंट होते हैं इसमें, प्रोटीन एंड लिपिड्स। और इन लिपिड्स के प्रेजेंस के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसी नेचर की वजह से ये डीएनए जो है वो इसमें से क्या हो सकता है, ये जिसे हमें इंसर्ट कराना है उस कॉम्पिटेंट होस्ट में, ये डीएनए इंसर्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ चार्ज, है ना। ये चार्ज है और ये भी जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसकी प्रेजेंस के कारण यहाँ पर क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो शो करता है। तो हाइड्रोफोबिकली नेचर की वजह से ये नेगेटिव चार्ज डीएनए के लिए परमिएबल नहीं रहेगी, नॉट परमिएबल, है ना, इसके लिए परमिएबल नहीं रहेगी। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें कैल्शियम डाइवेलेंट आयन जो है मिक्स किया जाएगा, है ना। इसमें कैल्शियम डाइवेलेंट आयन या कोई और डाइवेलेंट आयरन जो है वो मिक्स किया जाएगा, जिसके कारण से इसकी क्या बढ़ जाए, परमेबिलिटी, और डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो क्या हो जाए, इंसर्ट कर सके। तो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय द कैल्शियम डाइवेलेंट। ठीक है, तो इसकी परमेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। परमेबिलिटी क्यों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस नेचर के कारण ये डीएनए चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, है ना, या डीएनए जो चार्ज मॉलिक्यूल है उसको इंसर्ट नहीं होने देगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, वी गिव शॉक ट्रीटमेंट। अब स्वाभाविक है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी आ गए, है ना, हमने कैल्शियम डाइवेलेंट जो है वो दिया, इससे ट्रीट किया और सेल के अंदर परमेबिलिटी बढ़ गई और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो अंदर तक आ गया। अब क्या करना है, उस डिजायर जीन, उस डिजायर जो डीएनए है उसको क्या करना है, होस्ट सेल के डीएनए से हमें मिलाना है। तो क्या करना पड़ेगा, वी गिव शॉक ट्रीटमेंट। क्या करना पड़ेगा, उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, करीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या किया जाता है, 42 डिग्री, हमें शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, या हमें उसको सेल जिस मीडियम में है वहाँ पर टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा। फिर सडन वापस से आइस ब्लॉक में, ठीक है, आइस ब्लॉक में क्या करना पड़ेगा, इसको हीट, इसको कोल्ड ट्रीटमेंट, क्या देना पड़ेगा, कोल्ड ट्रीटमेंट। पहले हॉट ट्रीटमेंट दिया, फिर कोल्ड, फिर वापस हॉट, फिर कोल्ड। इस तरह से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, इस तरह से जब हम शॉक ट्रीटमेंट देंगे सेल को, तो जो डिजायर्ड जीन है ना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या होगा, वो होस्ट डीएनए, होस्ट सेल में इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल डीएनए से क्या हो जाएगा, बाइंड कर लेगा। होस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल डीएनए से बाइंड कर लेगा। क्लियर, समझ में आया। क्या करने पर, शॉक ट्रीटमेंट देने पर। शॉक ट्रीटमेंट मतलब उसे तुरंत जल्दी हॉट, फिर जैसे एकदम इतना टेम्परेचर बढ़ा करके तुरंत उसको आइस में रख करके फिर तुरंत, तो इस तरह से जब शॉक दिया जाएगा तो ये डीएनए या डिजायर्ड डीएनए जो जीन है वो हमारा होस्ट सेल के डीएनए से
क्या हो जाएगा, बाइंड कर देगा। तो इस तरह से कंपिटेंट होस्ट में जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करा सकते हैं या डिजायर जीन को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कंपिटेंट होस्ट में हम कैसे करवा सकते हैं, है ना। कई आजकल न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी में, उन्हीं में एक जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अभी यूज़ की जा रही है वो है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें वेक्टर की किसी भी क्लोनिंग वेक्टर, दैट मीन्स कि प्लाज्मिड, कॉस्मिड, है ना, ये क्लोनिंग वेक्टर, जिस क्लोनिंग वेक्टर पर भी पर्टिकुलर एक वीडियो है, तो हमें क्लोनिंग वेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। वेक्टरलेस, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेक्टरलेस। हम बिना वेक्टर के भी अपने डिजायर्ड जीन, किसको, डिजायर्ड जीन को क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, है ना, वेक्टरलेस। तो इस टेक्निक में क्या क्या मेथड्स यूज़ की जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल मेथड यूज़ की जाती है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर भी हमें सेल की रिक्वायर है, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है, उस सेल की जिसमें हमें क्या कराना है, इंसर्ट कराना है। तो ये सेल हो गई इंसर्ट कराने के लिए। अब सेल क्या करना पड़ेगी, सेल को हमें विदाउट सेल वॉल करना पड़ेगा, स्वाभाविक है, विदाउट सेल वॉल करेंगे तभी जो इंसर्शन है वो क्या होगा, इजीली हो पाएगा। जब विद सेल वॉल हो जाए, विदाउट क्या होगा, विदाउट सेल वॉल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और उसमें हमने क्या मिक्स कर दिया, डिजायर हमारा जीन भी रख दिया, डिजायर जीन, और इन्हें एक मीडियम में रखा। कौन से मीडियम में रखा, वो मीडियम है PEG मीडियम। किस मीडियम में रखा, PEG के केमिकल मीडियम में। अब PEG का फुल फॉर्म समझ लीजिए, PEG का फुल फॉर्म जो है वो है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या फुल फॉर्म है, पॉली इथाइलिन, पॉली पी इथाइलिन ई और जी से ग्लाइकोल, PEG मीडियम। तो इसको फिर हमने क्या कर दिया, इस PEG के मीडियम में रख दिया। अब PEG के मीडियम में रखने पर जो भी केमिकल इसमें चेंजेस आएंगे उसके कारण से जो हमारे डिजायर्ड जीन हैं वो क्या करेंगे, इस सेल में, होस्ट सेल में इंटर कर जाएंगे, ठीक है, बाइंड इस सेल के डीएनए से क्या हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कोई वेक्टर यूज़ नहीं किया है, क्लियर, सिर्फ क्या किया है, केमिकल यूज़ किया है। उस केमिकल का नाम है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। सेकंड जो मेथड है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक्स, ठीक है, जीन गन मेथड। अब जैसा कि आप गन से समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ की जाती है, एक गन यूज़ की जाती है। अब गन यूज़ करने के पहले स्वाभाविक है उसमें चलाने के लिए हमें बुलेट भी चाहिए। तो वो बुलेट जो है वो कैसे तैयार की जाती है, ये हमारा मान लीजिए डिजायर्ड जीन है जिसे हमें क्या करना है, इंसर्ट कराना है, डिजायर्ड जीन, या यूँ समझ लीजिए कि हमारा डीएनए, ठीक है, डिजायर्ड जीन या डीएनए। अब इसके आसपास क्या किया जाता है कि गोल्ड या टंगस्टन मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। और उस कोटिंग करने के बाद करीबन 1 से लेकर 2 माइक्रोन की बुलेट तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है, बुलेट। और इसे फिर एक बायोटेक्नोलॉजी शूटर गन से क्या किया जाता है, इस बुलेट को, डिजायर्ड जीन की बुलेट को इस बायोटेक्नोलॉजी गन से शूट किया जाता है, जिस भी हमें सेल में इंसर्ट कराना होता है डिजायर्ड जीन को उसमें, ठीक है। बेसिकली ये जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है ओनली प्लांट सेल में। किस में यूज़ की जाती है, ओनली प्लांट सेल में, ठीक है। अब चूँकि प्लांट सेल आप देख चुके हैं कि बहुत
बड़ी उसमें जो हार्ड कोटिंग वो होती है, प्रोटेक्शन वॉल होती है जिसका नाम सेल वॉल है ना। तो स्वाभाविक उसको ब्रेक करके जाना है। तो इस बुलेट की या गन की जो बुलेट छोड़ने की जो स्पीड है वो भी कुछ निश्चित होगी, वो भी है निश्चित यहाँ पर 1400 फीट पर सेकेंड। कितनी है? 1400 फीट पर सेकेंड। यदि ये क्या है? स्पीड, ये स्पीड किसकी है? इस गन की, है ना, या शूट करने की जो स्पीड है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, शूट करने की जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या है? 1400 फीट पर सेकेंड। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यदि इससे लेस होगा, क्योंकि यदि इससे लेस स्पीड हुई तो क्या होगा? वो इंसर्ट ही नहीं कर पाएगी, है ना। और यदि इससे ज़्यादा स्पीड कर दी, इससे ज़्यादा स्पीड कर दी तो क्या होगा? वो सेल टू सेल बाहर आ जाएगी, आउट। ठीक है, मतलब कि ये मान लीजिए कि ये गन है ना, ये गन है और यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर ये शूट किया गया। तो अगर इससे ज़्यादा स्पीड रखी तो वो जो बुलेट है वो क्या हो जाएगी? सेल के इस सेल को पार करते हुए बाहर निकल जाएगी, है ना। न्यूक्लियस में हमें जहाँ भी इंसर्ट कराना है वहाँ इंसर्ट ना होते हुए क्या हो जाएगी? सेल के बाहर चली जाएगी। और यदि हमने इससे कम स्पीड रखी तो क्या होगा? वो यहीं पर रुक जाएगी, इंसर्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये स्पीड आप ध्यान रखिएगा, ये स्पीड जो है वो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। इतनी ही इस गन के लिए शूट करने के लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बुलेट कैसे तैयार की जाती है ये आप समझ गए, है ना। गोल्ड क्या किया है हमने? ये कोटिंग किसकी तैयार की? ये कोटिंग तैयार की जाती है गोल्ड से या फिर टंगस्टन से। कौन सी मेटल से? गोल्ड मेटल से या फिर टंगस्टन मेटल से ये कोटिंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन बहुत ही छोटा एक इम्प्लीमेंट है ना, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाने वाला इम्प्लीमेंट है। तो ये इंजेक्शन जो है बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये किस में यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है ओनली फॉर एनिमल सेल। ठीक है, बेसिकली इस टेक्निक का यूज़ करके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय या जो ओवम डेवलपमेंट के समय जो है वो बहुत सारी जो डीएनए है या जीन है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड के थ्रू ही। तो बेसिकली बहुत मुश्किल काम है, बहुत सावधानी से किया जाने वाला काम है ना। तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो इंजेक्शन भी क्या है? बहुत ही माइक्रो है, साइज़ में बहुत छोटा होता है। ठीक, आरडीएनए डायरेक्ट इंसर्टेड इनटू द न्यूक्लियस। इससे जो हमारा डिजायर्ड जीन है ना, या डीएनए है, वो डायरेक्ट हम सेल के न्यूक्लियस में क्या करवा सकते हैं? इंसर्ट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं हम? इंसर्ट करवा सकते हैं। किसमें? डायरेक्ट सेल के न्यूक्लियस में। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोफोरेशन। इलेक्ट्रोफोरेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक है, इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक। अब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक जब दिए जाते हैं तो इनकी सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या हो जाते हैं? कुछ पोर फॉर्मेशन हो जाता है ना। ये पोर फॉर्मेशन होने की वजह से जो हमारे डिजायर्ड जीन है वो क्या हो जाते हैं? आसानी से यहाँ पर इंसर्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इंसर्ट कर जाते हैं। और ये कुछ समय के लिए की जाती है, ये प्रोसेस कुछ समय के लिए होती है। तो क्या होगा? कुछ समय के बाद ही ये जैसे ही हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देना बंद कर देंगे तो ये पोर वापस क्या हो जाते हैं? बंद भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वापस बंद हो जाते हैं।
अब ये बंद हो गए, लेकिन हमारे जो जीन थे वो जिनको हम इंसर्ट कराना था वो इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो ये पोर फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसके लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और फिर हम अपने डिज़ायर्ड जीन को इसमें क्या करा सकते हैं? इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम कॉम्पिटेंट होस्ट में जो है वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना होस्ट सेल में जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं विद वेक्टर और विदाउट वेक्टर। ठीक है, वेक्टरलेस भी हम इंसर्शन करा सकते हैं या इंसर्टिंग करा सकते हैं, या होस्ट सेल में जो है वो डीएनए डिज़ायर जीन जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेक्टरलेस। ठीक है, हमें यहाँ किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसके लिए ये कुछ एक मेथड जो है वो आज आपने समझी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।